पाकिस्तान में तारीख की पहली मुल्क गिर HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मुहिम इस वक्त जारी है और इस मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 9 से 14 साल की उम्र की 1,30,00,000 बच्चियों को वैक्सीन लगाना है और 15 से 27 सितंबर तक यानी 12 रोज़ा इस मुहिम का मकसद लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, जो पाकिस्तानी ख़वातीन में तीसरा सबसे आम कैंसर पाया जाता है। और इस कैंपेन के इस मरहले में जो पहला मरहला इस वक्त कहा जा रहा है, इसमें कम से कम 90% अहल बच्चियों को वैक्सीन देना है। यह मुहिम 2026 में खैबर पख्तूनख्वा और 2027 में बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाई जाएगी, वहाँ भी इसको शामिल किया जाएगा। कुछ आदाद शुमार जो इंतहाई तशवीशनाक और उसमें यह कि जनाब पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के 5,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें शरह अमवात 64% के करीब है, जो जिस वक्त जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। ये जो पूरी इस वक्त मुहिम जारी है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिथ भी इसके रास्ते में जो है वो आड़े आ रही हैं। कुछ जो लाइल्मी है या कहें कि प्रॉपर आगाही नहीं है इसमें लोगों में, और वही इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ बहुत अच्छी मिसालें भी कायम हो रही हैं। और उसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, आज वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को अपनी साहिबजादा आकर और मीडिया के सामने उन्होंने उसको वैक्सीनेट कराया। आपको याद होगा 1994 में 1994 में जब उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब थी और उस वक्त पोलियो ड्राइव शुरू हुई थी, तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी साहिबजादी आसफ़ा भुट्टो जरदारी को ख़ुद वैक्सीन जो है वो पिलाई थी और उसके बाद एक बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ा था। और आज माशाल्लाह आसफ़ा भुट्टो जरदारी जो है वो एक मुतहर्रिक सियासतदान भी हैं और उसके साथ साथ इंसदाद पोलियो की सफ़ीर भी हैं। तो ये एक अच्छी मिसालें भी हमारे इसी माशरे में कायम होती हैं। लेकिन क्या करें कि इतनी ज़्यादा तो हमारे और इतनी ज़्यादा बेइल्मी है लोगों में कि ये मुहिम जो है इस वक्त इसको मुतनाज़र बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आज बहुत सारी जो चीज़ें इनके ऊपर मैं बात करूंगा, तमाम इसी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश अबरार। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, SIUT हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमन मजीद, जो कि कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक गैनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़। जी आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमन। और उनके साथ साथ डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स इन्फेक्शियस डिजीज़ के। डॉक्टर फैसल आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सहरिश, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या बला है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वायरस क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। HPV एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। सो बेसिकली ये वायरस 13 तरह के मुख्तलिफ़ वायरस होते हैं जो कि हाई रिस्क वायरसेस कहलाते हैं। उनमें से 2 वायरस जो कि 16 और 18 HPV 16 and 18 which is human papilloma virus 16 and 18 they're the most virulent viruses। और ये वायरस अगर किसी भी बच्ची को या ख़ातून को अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए और वो परसिस्टेंट उसकी बॉडी में रहे इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और भी दूसरे किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं। वजाइनल कैंसर जो बच्चेदानी के साथ जो रास्ता होता है, वजाइनल कैंसर्स एंड द वल्वल कैंसर्स। सो इट्स नॉट जस्ट सर्वाइकल कैंसर। HPV डज नॉट ओनली कॉज सर्वाइकल कैंसर, इट ऑल्सो कॉजेज वजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स और उसके साथ साथ पखाने के रास्ते के भी कैंसर्स कॉज कर सकते हैं। सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी मेल के अंदर तो वो भी पेनाइल कैंसर्स कॉज कर सकती है और एनल कैंसर्स कॉज कर सकते हैं। और इनमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रेन्स हैं वो HPV 16 और 18 है। और जो अभी रीसेंट कैंपेन चल रही है उस वैक्सीन्स के अंदर स्पेशली इन्हीं दोनों वायरसेस को टारगेट किया गया है, HPV 16 और 18। इनके खात्मे के लिए जो है वो अच्छा डॉक्टर एमन आपसे भी मैं चाहूँगा पहले ज़रा, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा सा ज़रा आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वायरस के हवाले से, देन फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे जैसे डॉक्टर सैरिश ने बताया कि इनको लो रिस्क और हाई रिस्क में डिफ़ाइन किया जाता है और 16 और 18 सबसे हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अबाउट 88 to 90% ऑफ द कैंसर जो सर्वाइकल हैं वो बेसिकली इन दो स्ट्रेन्स की वजह से है। सो टारगेटिंग दिस टू स्ट्रेन्स जो है आपकी वैक्सीनेशन के थ्रू आप हाई रिस्क पॉपुलेशन को बचा सकते हैं फ्रॉम कैंसर एंड उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे वो जो आवाम के सवाल हैं, जो मिथ्स हैं, मैं वो भी चाहूँगा कि आप यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा उस पर बात करूँ। पहले तो जनाब ये जो बात की जा रही है ना कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को क्यों, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में उनका जो लेटर ऑन जो एजेस होती है और उसमें जाके जब उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश है, कोई वेस्ट की साजिश है। हालांकि वेस्ट में 150 मुल्कों में ये वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि अपने ऊपर जुल्म करके और फिर दुश्मन के ऊपर जुल्म करे, नंबर 1। नंबर 2 कि ये कहा जा रहा है क्योंकि मगरिब जो है वो भटका हुआ है और वहाँ पर पाकिस्तान में तो जनाब हमारी यहाँ शादी जो है और हमारा माशरा इन चीज़ों से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है इन एजेस में इस तरह की किसी भी जो है वो एहतियात की। इसको ज़रा थोड़ा सा आप डिफ़ाइन कीजिएगा डॉक्टर अमन। सो बेसिकली जैसे आपने बताया कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग रिप्रोडक्टिव एज में एक शादी का सिलसिला है और बाहर वाले जो मगरबी ममालिक है वो गुमराह हैं, उसके बावजूद हमारे पास 5000 एनुअल पेशेंट है जो सर्वाइकल कैंसर का आ रहा है। जी बिल्कुल, हर साल 5000 से ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं जी। सही। और उसमें से भी 3000 जो है दे एंड अप डाइंग, वो फीमेल्स क्योंकि वो इतना लेट डायग्नोज होते हैं तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम उनके लिए क्या करें। उस स्टेज पे सिर्फ पेशेंट जो है एक मिजरेबल डेथ अकाउंट करता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि क्योंकि ना हमारे पास कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू इन डेथ्स को बचा सकें। ठीक, डॉक्टर फैसल अली फैसल साहब ये फरमाइएगा, ये जो मिथ है ना ये बड़ी रुकावट है इस वक्त पूरे माशरे के अंदर हवाले से। ये पहली चीज़ जो एज फैक्टर 14 से 19 साल की उसमें ही क्यों, फिर क्या इसके बाद दूसरी डोज भी होती है, फिर तीसरा ये कि दुनिया में लड़कों को भी लगाई जाती है, तो हमारे यहाँ जो है इसको भी बड़ा नेगेटिव लिया जा रहा है कि सिर्फ लड़कियों ही के ऊपर क्यों, बच्चियों के ऊपर ही क्यों, ज़रा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो वायरस है उसको कैंसर डेवलप करने में टाइम लगता है, ये स्लो ग्रोइंग वायरस है, इसलिए जितनी जल्दी वैक्सीन लगाई जाएगी उतनी जल्दी बच्चियों में इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो ये वायरस जब भी उनकी बॉडी पर अटैक करके कैंसर डेवलप करने की कोशिश करेगा तो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो वायरस को किल कर देगी। इस तरीके से आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ आगे जाके इस कैंसर से बच सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा बर्डन है वो ख़वातीन के अंदर है। और आपने जैसा बताया अभी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ख़वातीन इस कैंसर का शिकार हो जाती हैं, इसीलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनको वैक्सीन की जाए उतनी जल्दी इनको इम्यूनिटी होगी। तो ये जो कहा जाता है कि जनाब ये जो एज ब्रैकेट है और बहुत उसको टारगेट किया जा रहा है, तनकीद किया जा रहा है कि 9 से 14 साल ही क्यों, ये बच्चियां तो सेक्सुअली एक्टिवेट भी नहीं होती, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अर्ली एजेस में अगर ये वैक्सीन लगा दी जाए। तो इस वैक्सीन की अगर आप देखें ना, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की स्टडीज़ हुई हैं, और जितनी जल्दी इन बच्चियों को और इन ख़वातीन को लगाई गई थी उतना ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हुई थी और कैंसर से बच सकी थी। इसीलिए ये एक जो एज लिमिट है लगाई इसीलिए गई है ताकि जितनी जल्दी वैक्सीन कराई जाएगी हम ज़्यादा कैंसर से महफूज रह सकते हैं। जितनी लेट लगाई जाएगी उतना एक वायरस बॉडी में दाखिल हो चुका होगा, वो जाके कैंसर कर सकता है। इसीलिए बहुत अच्छी एज रेंज है और बहुत सेफ एज रेंज है।
अच्छा, अब आप ज़ाहिर है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आपका एरिया, मैं इस पर जानना चाहूँगा क्या ये फैलता किस तरह से है, क्या क्योंकि ये जो बेराह रवी वाली बात की जा रही है उसको सिर्फ मगरिब से रिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, हमारे यहाँ कैसे फैल सकता है ये वायरस है? उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वायरस को कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता किसी भी बॉडी में इंटर होने के लिए, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो इसमें जो वायरस की ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है, ह्यूमन के जा सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बेराह रवी होएगी तभी ये वायरस जाएगा और ममालिक में नहीं जाएगा जहाँ पे बेराह रवी नहीं है। तो वायरस ऐसा नहीं है कि पहले उस मुल्क में जाएगा कि हाँ भाई आपके मुल्क में बेराह रवी है तो मैं आपके पास आऊँगा और आपके पास नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। ये वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी टू बॉडी जाता है और अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रहे तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। इसीलिए इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ना ये इंतहाई गलत बात है और मुझे लगता है कि ये एक बात को गलत रुख देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सैरिश, इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसका इससे उस हवाले से लेना देना नहीं है, जो जिसको हम बेस बना के पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है जनाब ये चीज़ें यूरोप में होती हैं और तो बड़ी सख्ती है और ये इसमें फिर दीन को सामने लेकर आ जाते हैं। जी देखिए, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, लेकिन उनमें से दिस इज नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर और उस उनमें से किसी एक को इन्फेक्टेड होना ज़रूरी है ताकि वो सोर्स बने उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने की। सो अगर किसी फॉर एग्जांपल मेल या फीमेल के अंदर वो इन्फेक्शन है ही नहीं या हमने उसको वैक्सीन दी हुई है, उसकी बॉडी में वो वायरस है ही नहीं, तो फिर वो ट्रांसमिट भी नहीं होगा। सो इसीलिए अगर हम अपने लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे तो वो वायरस उसको ग्रो ही नहीं करेगा बॉडी में। सो दिस इज़ नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर। ठीक, डॉक्टर अहमद, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और ज़ाहिर है कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। नॉर्मली क्या होता है, क्या जो हमारे EMI प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं क्या उनमें इसको शामिल करने की ज़रूरत है या फिर जो वालिदैन जिन लोगों को अवेयरनेस है वो प्राइवेटली हॉस्पिटल से जाके पैसे देकर लगवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं अपनी बच्चियों को? सो बेसिकली अगर हम देखें तो बाहर के, जैसे आपने कहा 150 कंट्रीज़ में ये उनके EPI जैसे प्रोग्राम्स है, वैक्सीन प्रोग्राम्स का ड्राइव्स का पार्ट है। तो पाकिस्तान में भी ये हमारे EPI प्रोग्राम का पार्ट होने की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट और बाकी सारे जो मेडिकल फील्ड से डॉक्टर्स हैं, दे बीन ट्राइंग काफ़ी सालों से कि ये इसका पार्ट बने, जिसकी रिज़ल्ट में अभी ये ड्राइव स्टार्ट हुई है। और पहले भी ये प्राइवेटली अवेलेबल थी बहुत लिमिटेड सेंटर्स में, पर क्योंकि वो वाली फॉर्म एक्सपेंसिव थी और लोगों को इतनी आगाही नहीं है तो लोग एज सच इसको यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक, डॉक्टर फैसल, क्या कीमत हम इस वक्त अदा कर रहे हैं आगाही ना होने की या जो है खामाखाई का जो ज़बरदस्ती का हम एक एक्सक्यूज़ लेकर आ जाते हैं उसकी? आप देखें, पोलियो आपके यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि दोबारा आ गया, इसके अलावा कोविड के अंदर हमने देखा कि ये सारी चीज़ें थी और अब यहाँ पर, तो ये हम मिन हैसुल कौम कितनी बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं अपनी इस लाइल्मी या मैं कहूँगा कि जहालत की रादर। हाँ, इस चीज़ को मैं दो जवाब देना चाहूँगा। पहले तो इसको दीन से जोड़ने की जो बात की जा रही है, तो अगर इसको देखें कि कौन कौन से इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे HPV की वैक्सीन है, तो अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें लिस्ट के अंदर बहुत सारे एशिया के ममालिक भी शामिल हैं। इवन सऊदी अरब शामिल है, UAE शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, इंडिया शामिल है। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं। तो इसको इस्लामिक टच देना तो मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी बात है और उसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, जो फाइनेंसिस की एक बात की जा रही थी कि भाई ये सपोर्ट क्यों की जाए EPI के अंदर, तो इसको याद रखिए कि ये जो वैक्सीन है ना मार्केट में बहुत महंगी वैक्सीन थी और अभी पाकिस्तान के अंदर जब EPI के अंदर आई है तो पाकिस्तान ने गावी के साथ मिलके इस वैक्सीन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है। गावी है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इनिशिएटिव। पाकिस्तान में जो अभी EPI प्रोग्राम है उसके अंदर भी 6 से 7 वैक्सीन जो सारे बच्चों को, पोलियो की वैक्सीन है, डिफ्थीरिया की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, IPV की वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन, ये सारी की सारी पाकिस्तान में गावी की सपोर्ट से इंट्रोड्यूस हुई हैं और अभी भी पाकिस्तान के अंदर गावी की सपोर्ट से ही हर बच्चे को ये वैक्सीन पिलाई जा रही है। इसी तरीके से HPV की जो वैक्सीन है ये भी गावी की सपोर्ट से, क्योंकि गावी का काम ही यही है कि उन ममालिक में जिनके अंदर वैक्सीन
हासिल ना करने की ताकत नहीं हो, उनको सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरीके से इस वैक्सीन को भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पाकिस्तान के ख़वातीन को, बच्चों को, पाकिस्तानी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक, राइट। अब वो सवाल मेरा एक रह गया था, मैं डॉक्टर सैरिश की तरफ रखूंगा कि दुनिया में लड़कों को भी ये जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है, तो थोड़ा इसके ऊपर भी ज़रा हमें बताइएगा, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? ओके, वेस्ट में ये वैक्सीन बॉयज़ को भी लगाई जाती है, क्योंकि देखिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जब से मेल अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हो सकते हैं। उनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इज़ एनल कैनाल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सो एंड द अदर वन इज़ पेनाइल कैंसर। सो अगर हम स्टडीज़ देखते हैं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन से जो इम्पैक्ट या फ़ायदा फ़ीमेल में होता है उससे स्लाइटली कम फ़ायदा होता है मेल्स के अंदर, बट फ़ायदा होता है। ठीक है, सो वेस्ट में वो अपने बॉयज़ को भी HPV वैक्सीन्स लगाते हैं।